हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन की और फ्यूज़न की भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब इससे पहले हमने इससे पहले वाला जो वीडियो आपने देखा होगा वो तो होगा न्यूक्लियर एनर्जी का। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या था, आपने समझा कि लॉस ऑफ मास में, न्यूक्लियर मास में अगर चेंज होता है तो हमें एनर्जी मिलता है। अब ये जो एनर्जी मिलता है या न्यूक्लियस का जो मास जो चेंज होता है वो होने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फिजन, दूसरा होता है फ्यूजन। फिजन में क्या होता है? फिजन का मतलब जैसे आप बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे बाइनरी फिजन। फिजन में क्या होता था, अमीबा टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था। वैसे ही इधर न्यूक्लियर फिजन का मतलब भी होता है कि एक न्यूक्लियस, कोई भी बड़ा सा न्यूक्लियस अगर टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाए, उस टूटने के चक्कर में क्या हो जाता है, एनर्जी निकल जाता है, उसको बोलते हैं आपका न्यूक्लियर फिजन। तो उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज द प्रोसेस इन विच ए हेवी न्यूक्लियस splitted into two light nuclei nearly of same size by bombarding it with slow neutrons। अब ये क्या होता है, इस प्रोसेस को थोड़ा हम समझेंगे, डीपली समझेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ में आ जाए और जब हम आगे जब हम साइंस में अगर पढ़ते हैं तो आगे आपको इससे रिगार्डिंग बहुत सारी मदद मिल जाए। अब क्या होता है, अगर यूरेनियम एक बहुत बड़ा रेडियो एक्टिव मेटेरियल और बहुत बड़ा एटम है, उसका न्यूक्लियस जो है उसमें मास 92 अराउंड उसका एटॉमिक मास। तो बच्चों जैसे हम बात कर रहे थे, यूरेनियम क्या है, ये एक बड़ा सा एटम होता है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है और वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ा होता है और वो बहुत ही अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब अगर हम बात करें जो न्यूक्लियस होता है ना, इत्तू सा पिद्दी सा, उसके अंदर वो बहुत ही अनस्टेबल है और वो चाहता है कि न्यूट्रॉन सारे चाहते हैं कि हम निकल जाएं, लेकिन उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मतलब फोर्स जो होता है वो थोड़ा उसी की वजह से वो नहीं जा पाते। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में लड़का और लड़की दोनों एक साथ हैं, लेकिन लड़की लड़के से खुश नहीं या फिर लड़का लड़की से खुश नहीं, कोई भी केस ले लो। अब लड़की उसको छोड़ के जाना चाहती है लेकिन नहीं जा पा रही है क्योंकि वो नहीं चाहती उसको हर्ट हो जाए, ठीक है। अब अगर इन केस अब कोई ऐसा लड़का उसके पास आ जाए कि या तीसरा कोई ऐसा लड़का आ जाए जो उस लड़की का बहुत ज़्यादा केयर करता हो, बहुत ज़्यादा प्यार करता, तो वो लड़की ऑब्वियस सी बात है उसको छोड़ के निकल जाएगी। अब वो अगर उसको छोड़ के निकल गई या फिर जो लड़का है वो उसको लड़की को छोड़ के निकल जाएगा, आइदर ऑफ द केस। वैसे ही यहाँ पे अगर हम छोटा सा स्मॉल न्यूट्रॉन इस पे अट्रैक्ट मतलब टकरा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल बन जाता है। ये जो बनता है ना, ये अनस्टेबल बन जाता है और अनस्टेबल बन के ये क्या हो जाता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है, दो पार्ट में टूट जाता है और टूट के क्या बना देता है, बैरियम और क्रिप्टॉन। जो नंबर लिखा हुआ है वो पढ़ लेना, मैं केमिस्ट्री में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन बैरियम और क्रिप्टॉन बना देता है। और बैरियम और क्रिप्टॉन, अब इसको समझो, लॉजिकल बात है, अगर यूरेनियम टूटता है, अगर आप बिस्किट को तोड़ते हो तो वो बिस्किट ही बनेगा ना, तो वो बिस्किट को तोड़ने पे अब वो चिप्स और कुरकुरे तो नहीं बन जाएगा। अब यूरेनियम यहाँ पे टूटता है तो ये बैरियम और क्रिप्टॉन नहीं बनाता, ये वही यूरेनियम बनाता है, लेकिन वो जो यूरेनियम का मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो होता है वो बैरियम और क्रिप्टॉन के बराबर होता है। इसीलिए हम ऐसे इसको लिखते हैं, बैरियम का और क्रिप्टॉन लिखते हैं। ऐसा नहीं है यूरेनियम को तोड़ा तो ये दोनों निकल आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और तीन न्यूट्रॉन अलग अलग तीन छोटे छोटे न्यूट्रॉन निकलते हैं और जो एनर्जी निकलता है वो लगभग 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी निकलता है। अब बात करते हैं इसमें से जो एनर्जी निकला, ठीक है, ये क्या होगा। अब हम कोई भी रिएक्शंस अगर न्यूक्लियर फिजन में करवा रहे हैं तो हम एक एटम तो पकड़ के नहीं बैठेंगे ना, हम कुछ इतना सारा पकड़ेंगे, इतना सा यूरेनियम चाहिए या फिर इतना कुछ ग्राम का तो होगा एटलीस्ट, एक एटम तो लेके नहीं करेंगे। अब उसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे यूरेनियम जब होते हैं और एक यूरेनियम को टकरा देते हैं, एक यूरेनियम को टकरा दिए, एक रिएक्शन ये बन गया। अब उसमें से जो तीन अलग अलग न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ना, वो तीन अलग अलग यूरेनियम के पास चले जाते हैं, उसको टकरा देते हैं, फिर उसमें से और तीन, वो 9 ऐसे बढ़ता जाता है। 9 यहाँ पे 3 खत्म हुआ, फिर वो 9 निकाला, 3 अलग अलग रिएक्शंस हुए, फिर 9 न्यूट्रॉन निकला।
फिर वो 9, फिर 3 3 3 निकाले, 9 3 27, फिर 27। तो ऐसे जो ये रिएक्शन चेन रिएक्शन में चलता जाता है और इस रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे अनकंट्रोल्ड रिएक्शन बोला जाता है, जो आपके बुक में भी है, और इसे बोला जाता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि हम एक ही तो यूरेनियम नहीं ले रहे। अगर एक यूरेनियम लेने के बाद ये रिएक्ट करने के लिए हमारे पास दूसरा यूरेनियम ना हो, तब इतना एनर्जी हम संभाल सकते हैं। लेकिन अब ये 3 न्यूट्रॉन अगर 3 और यूरेनियम के साथ टकरा गए तो उसमें से कितना एनर्जी निकलेगा? 190 190 190 190, 4 बार 190 निकला, फिर वो 3। और ये जो रिएक्शन होते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप वेट करो, अभी बैठे हुए राजा जैसा 2 घंटा चल रहा है, 20 घंटा चल रहा है रिएक्शन। ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रिएक्शन होता है, इसलिए इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये इसके वजह से बहुत सारे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसके मतलब क्या बोलते हैं, हम इसमें से एनर्जी को उतना एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते। और इसके वजह से हमारा अभी बहुत सारे रिसर्च वगैरह चल रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे, भाभा एटॉमिक सेंटर, वहाँ पे भी रिएक्शंस मतलब करवाते हैं, ताकि हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी हो, हम इसमें से निकाल सकें। लेकिन इसमें से निकालने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े बड़े मॉडरेटर्स की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े बड़े जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे ये सब रिएक्शन कर पाए। अगर मान लो कोई 19-20 गलती हो गया तो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, ख़त्म, क्योंकि इतना एनर्जी निकलेगा कि वहाँ सब ख़त्म ही ख़त्म। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, हिरोशिमा और नागासाकी में जो यूएस ने बॉम्ब गिराया, अब उधर जो बॉम्ब गिराया था ना, उसका वो लगभग, अगर आप गूगल भी करो, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन जितना गिराया गया था ना, उसका बस 1 या 2% ब्लास्ट हुआ था। अब सोचो अगर पूरा का पूरा ब्लास्ट होता तो वो शहर नक्शा ही खत्म हो जाता, इस दुनिया का नक्शा खत्म हो जाता। बस उतना सा रिएक्ट किया यूरेनियम, उतना सा किया तभी। अब तो सोचो, अब उस टाइम पे उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, आज के टाइम पे हमारे पास इतना बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसीलिए जो न्यूक्लियर वॉर को हम हमेशा चाहते हैं, न्यूक्लियर वॉर को प्रिवेंट करें, न्यूक्लियर वॉर ना करवाएं, क्योंकि इसमें 2 देशों का नहीं बल्कि पूरा दुनिया तबाह हो सकता है। तो इसमें इतना ताकत होता है, ठीक है। तो ये था आपका ब्रीफ डिस्कशन। और अगर इसको हम कंट्रोल करना चाहें तो कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, अगर मैं इस 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन निकाल लूँ, 2 न्यूट्रॉन निकाल लूँ, बचा 1 न्यूट्रॉन, वो जाके एक ही यूरेनियम को टकराएगा, तब उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे ऑब्जर्व किया जाता है? इन रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लीड को रख देते हैं, मॉडरेटर रख देते हैं, ग्राफाइट वगैरह रख देते हैं, जहाँ पे वो क्या करता है, 3 जो 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस रिएक्शन को हम कंट्रोल करके एनर्जी निकाल सकते हैं, जो हमारे एटॉमिक सेंटर्स वगैरह में होता है। अब इसमें हम बहुत खराब यूजेस भी होते हैं, जैसे बॉम्ब बनाना, बॉम्ब गिरा दिया तो ख़त्म, बॉम्ब बन सकता है, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बन सकता है। और इसके बहुत अच्छे यूजेस भी हैं, जो एनर्जी मिला हम अपने घर के पावर सप्लाई को चला सकते हैं, इतना सारा एनर्जी मिलता है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। और सोचने की बात यह है कि देखो, इतने छोटे छोटे न्यूट्रॉन, हम ये एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, इतने छोटे छोटे न्यूट्रॉन जब टूटते हैं या फिर टकराते हैं, न्यूक्लियस जब टूटते हैं तो कितना ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालते हैं, ये देखने वाली बात है, ठीक है। अब इस पे उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको थोड़ा समझेंगे। और मैं ये मिटाता हूँ ताकि हम उसके रिगार्डिंग भी 2-4 लाइनें लिख लूँ और फिर समझेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों, अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है, देखिए, जब 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस, 2 छोटे छोटे पार्टिकल न्यूक्लियस को आपस में टकराया जाता है, जब वो टकराते हैं तब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब उसका अगर हम एग्जाम्पल लें, H12, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। 2 हाइड्रोजन को अगर हम टकराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हीलियम मिलता है, एक न्यूट्रॉन मिलता है और 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मिलता है। अब अगर वही हीलियम पे और एक हाइड्रोजन टकरा जाए तो हमें क्या मिलता है? हीलियम 42 और एक हाइड्रोजन एटम या फिर प्रोटॉन और 18.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। अब आप बोलोगे कि सर वहाँ पे तो फ्यूजन में 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता था, यहाँ पे तो इतना मिल रहा है।
तो बच्चों अगर देखें यूरेनियम का मास और इसका मास भी तो देखो, अगर उसका मैं 1 ग्राम या 1 प्रोटॉन के हिसाब से कर दूं तो वो तो घट जाए, या फिर अगर मैं इसका मास उसके बराबर कर दूं तो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना मिलेगा, बहुत ज़्यादा। तो जो एनर्जी मिलता है हमें फ्यूज़न में वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो फ्यूज़न का प्रोसेस है हम एक्चुअली उसको कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते उसको थोड़ा समझेंगे। अब ये जो दो हाइड्रोजन को हम टकरा रहे हैं, दोनों का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव होंगे। अब दोनों को जब हम पास लाएंगे तो उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मतलब दोनों रिपेल करना चाहते हैं एक दूसरे को, टकरा तो नहीं जाएंगे। तो जो रिपेल करना चाहते हैं उनको हम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में उसको हम पास नहीं ला सकते और या फिर टकरा नहीं सकते। वैसा करने के लिए हमें क्या करना होगा कि टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, लगभग 10⁻⁷ केल्विन तक बढ़ाना होगा। जो टेम्परेचर सिर्फ सन में होता है, सन के सरफेस पे है, यहाँ पे तो नहीं है। हम लैबोरेटरी में उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हम क्रिएट नहीं कर सकते और वैसा प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है करना। इसलिए हम फ्यूज़न को अभी तक टिल नाउ हम नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और फ्यूजन में क्या डिफरेंस, फ्यूजन को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसमें से हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी हम एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस को करने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, बहुत हाई प्रेशर की ज़रूरत है, जिसको करने के लिए हमारे पास उतना ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है। और इसमें से जो एनर्जी निकलता है वो बहुत ही ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। और इसमें से हम क्या बना सकते हो, वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते थे, बन सकता था। और यहाँ पे जो बॉम्ब हमें सुना है हाइड्रोजन बॉम्ब बन सकता है। अगर हम हाइड्रोजन बॉम्ब एक बार बन गया ना और वो अगर गिरा तो ये दुनिया का ये पूरा यूनिवर्स खत्म, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। और वो रोज सन के एटमॉस्फेयर पे होता है। अब सोचो आप सन के एटमॉस्फेयर पे चले जाओ, पूरा ना जाओ, पास में ही रहो, वहाँ पे तो खत्म हो जाओगे। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तो इसीलिए हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। तो होपफुली आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच डिफरेंस दोनों क्या होते हैं समझ में आएगा, दोनों के यूजेस समझ में आए होंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे कंटेंट डालते रहता हूँ। तो इसी के साथ आपका जो क्लास 10th का जो पढ़ाई है फिजिक्स के रिगार्डिंग, रेडियो एक्टिविटी का जो रेडियो एक्टिविटी लास्ट टॉपिक था और उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन ये लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ आपका क्लास 10th का पढ़ाई ख़त्म होता है। और अगर आप चाहते हो तो सारा वीडियो आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा एक सीक्वेंस में है, आप देख के आप अपना पढ़ाई का मज़ा ले सकते हो। तो आप होपफुली अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जूनियर के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए और ये प्लेलिस्ट को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए और नया कंटेंट बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।